हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और रैंक ऑफ मैट्राइसेस से रिलेटेड हम लोगों ने वन टू वन बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप आपने उसको देखा होगा, देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी उसमें नॉलेज है। आज हम लोग रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड रिजल्ट पे बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत यूज़ किया जाता है। क्या है? द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी अगर आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की बात करो, मान लो मेरे पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट का अगर मैं रैंक निकालता हूँ तो इसका जो रैंक होगा ना, कभी भी वो रैंक ऑफ ए से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। इसी तरीके से ये रैंक ऑफ बी से क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा। कभी भी क्या हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो बल्कि यहाँ पे एंड लगा दो, क्योंकि उससे और इससे दोनों से ये छोटा होगा या तो बराबर होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल मैं क्विक प्रूफ दे सकता हूँ आपको। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो चूंकि दो मैट्रिक्स लेना है तो ले लेते हैं मोहब्बत से। लेट ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस। तो मैंने यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स ले लिया, टू मैट्राइसेस ऑफ रैंक, दोनों का रैंक मैं ले लेता हूँ, ऑफ रैंक R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, काफ़ी सस्ता और इजी लगेगा आपको, मज़ा आएगा देखने में। सस्ता मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि अच्छा लगेगा। ठीक है, महंगा नहीं पड़ेगा आपको, काफ़ी जल्दी आप प्रूफ कर लेंगे। तो मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास में ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका रैंक क्या है, R1। मतलब ए का रैंक R1 है और बी का रैंक R2 है। ठीक है, अच्छा, अगर ए का रैंक R1 है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ए का रैंक कैसे निकालते हो? आपके पास में बेस्ट मेथड क्या है कि आप ए को बदलोगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, और अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में R1 नॉन जीरो रोज आए तो वही उसका रैंक होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली देन मैं लिख सकता हूँ क्या कि ए क्या होगा, ए होगा इक्विवेलेंट टू किसके, G0। इस तरह का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको ऊपर में नॉन जीरो रो मिलता है और नीचे में फिर हमको सारे जीरो रोज मिलते हैं। तो मान लो ये जो है मेरा जीरो, ये डिनोट कर रहा है जीरो रोज को, और जी जो है ये डिनोट कर रहा है उस मैट्रिक्स को जिसके पास में नॉन जीरो रो है। ठीक है, तो ये जी और जीरो का फॉर्म आपको मिल गया। ठीक है, ए को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। ओके, ऐसे भी देखो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ना कि जब भी आप वनली रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें क्या कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। और उन एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर P है तो P इंटू ए क्या होता है, तो ये आपको ऐसा दिखता है, G और जीरो फॉर्म का। ठीक है, G और O फॉर्म का, ये मैंने आपको बताया था। तो वैसे देखो या ऐसे देखो सिंपली कि ए को अगर आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलते हैं, बारी-बारी से आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आपको फाइनली इस तरह का आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा जिसमें जो जीरो रोज होंगे वो नीचे होंगे और नॉन जीरो रोज ऊपर में होंगे। अब अगर ए का रैंक R1 है तो यानी कि जी में कितना रो होगा, तो जी में R1 रो होगा और सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोहब्बत से लिख सकता हूँ क्या कि वेयर ये जो जी है ना वो क्या है, वो आपका सब मैट्रिक्स है, इज सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स है, इस पूरे बड़े मैट्रिक्स का वो सब मैट्रिक्स है। ओके, एंड हैज, और इसके पास में कितना रैंक है, और इसके पास में है एंड हैज R1 रोज। ठीक है, और इसके पास में कितना है, R1 रोज है, और ये सारे ही क्या है, नॉन जीरो रोज हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये सारे नॉन जीरो रोज हैं, तभी तो ए का रैंक R1 है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ और इसमें मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ बी से, क्योंकि मेरे को पहुँचना है ए इंटू बी में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई मैट्रिक्स बी, बाई मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ वी गेट, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा ये ए इंटू बी। ठीक है, और इधर मोहब्बत से हो जाएगा क्या, इट इज इक्विवेलेंट टू G0 जो कि वहाँ पे ऊपर में मैट्रिक्स था, और इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बी के साथ में। अब आप देखिए यहाँ पे क्या घटना घट रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कि जब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर ना तो क्या होगा, तो जो जी का जो रो है वो इसके कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा,
जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, एक मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होता है। सो व्हेन व्हेन R1 non-zero rows of G is multiplying with columns of B with columns of B, we get at most R1 नॉन जीरो रोज। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है जो आपको समझना है, ठीक है। तो अब मैं एकदम प्यार से समझाता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो होगा क्या, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके रो को, इस ये आपका जी है ना, अच्छे से देखोगे, हाँ जी लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये जी है, ओके। जब आप इस थोड़ा इसको जी लिख देता हूँ भाई, सबको दिखना चाहिए, हाँ। तो ये जी है, ठीक है। तो जब इस अच्छा, इस जी के पास में कितना रो है, R1 रो है, ठीक है, जो कि सारा नॉन जीरो है। तो जब इसका R1 जब इसका R1 नॉन जीरो रो, देख रहे हो ना, जब इसका R1 नॉन जीरो रो जो है वो मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, तो अगर ये R1 नॉन जीरो रो है तो हो सकता है कि हमको सारा का सारा R1 नॉन जीरो रो मिल जाए मल्टीप्लिकेशन के बाद भी। लेकिन आपको पता है कि जब आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कभी-कभार ऐसा होता है कि सारे ही जीरो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास में इस तरह का रो है, ठीक है, 1 है या 2 है, -1 है, 2 है, ठीक है, इस तरह का रो है, और कॉलम मेरे पास में ऐसा है 1 4 1 ऐसा, ठीक है। तो जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2, -1 इंटू 4 -4 और 2 1 जा 2, तो ये देखो ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारा ही एलिमेंट जीरो मिल सकता है, और हमको कंप्लीटली कोई रो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें जो जीरो रोज है नीचे में, ठीक है, वो बढ़ सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं, या तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी जीरो से नॉन जीरो नहीं होगा, ये आप समझिए, हाँ। क्योंकि आप जब जीरो रो आप लेंगे तो भाई चाहे वो कोई भी कॉलम हो, उसमें मल्टीप्लाई होकर के तो वो जीरो ही आएगा। तो जीरो रोज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो R1 नॉन जीरो रो है जी के पास में, जी के पास में जो R1 नॉन जीरो रो है, तो वो या तो R1 ही आएगा या तो R1 से कम आएगा। हो सकता है कोई एक रो पूरा जीरो हो जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगा वो क्या होगा, वो R1, एट मोस्ट R1 होगा, R1 या उससे कम, R1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। R1 होगा या तो उससे कम होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन R1 नॉन जीरो रो ऑफ G इज मल्टीप्लाइंग विथ कॉलम्स ऑफ B वी गेट एट मोस्ट R1 नॉन जीरो रोज, हमको R1 नॉन जीरो रोज मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोडक्ट में जो नॉन जीरो रोज आएंगे वो R1 होंगे मैक्सिममली, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज क्या, कि जो रैंक ऑफ ए बी होगा, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पूरा वर्ड में। दिस इम्प्लाइज क्या, कि जो रैंक ऑफ ए इंटू बी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू होगा R1, ठीक है जी। R1 हो सकता है या तो R1 से छोटा होगा, क्योंकि जो नॉन जीरो रोज का संख्या आ रहा है वो या तो R1 है या तो R1 से छोटा है, एटमोस्ट R1 है, R1 या R1 से कम, ठीक है। तो फाइनली जो ए बी का रैंक होगा वो क्या होगा, या तो R1 होगा या तो R1 से कम होगा, ठीक है। यहाँ से आप मोहब्बत से लिख सकते हो कि रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू R1 किसका रैंक था, तो रैंक ऑफ ए था, सो रैंक ऑफ ए, ठीक है। यानी ए बी का जो रैंक है वो ए के रैंक से छोटा होता है। तो एक स्टेटमेंट तो हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब जो दूसरा करना है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरह का आर्गूमेंट बनाना है और आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं, नाउ ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ रैंक ऑफ बी हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग रैंक ऑफ बी लिए हैं R2, ठीक है। अगर रैंक ऑफ बी हम लोग R2 लिए हैं, देन क्या होगा, देन बी मेरा इक्विवेलेंट टू क्या हो सकता है, H0, ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बात समझिएगा। अब आप पहले बोलोगे कि सर ऊपर के जैसा ही सेम टू सेम क्यों नहीं ले लिए, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक्चुअली पहले ये H0 क्यों लिए हैं, पहले ये बता देते हैं आपको, ठीक है। या H0 कैसे आएगा ये पहले बता देते हैं। तो देखो, अगर मेरा बी का रैंक R2 है,
तो जैसे मैंने ऊपर में रो इक्विवेलेंट फॉर्म लिया था, अगर मैं यहाँ पे कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म लेता हूँ, कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म लेता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा मेरे पास में जो है इधर दाईं तरफ जो है राइट साइड में ओनली 0 कॉलम्स आएँगे, ठीक है? और जो भी नॉन ज़ीरो कॉलम आएगा वो इधर आएगा। तो H जो मैट्रिक्स है वो क्या है? वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम का है, ठीक है? पहले मैं ये लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? वेयर ये चीज़ लिख देते हैं वेयर H इज़ सब मैट्रिक्स H क्या है? सब मैट्रिक्स है, ठीक है? एंड हैज़ और इसके पास में कितना कॉलम है? एंड हैज़ R2 कॉलम्स R2 कॉलम्स और ये सारे क्या हैं? सारे ही आपके नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है? तभी तो इसका रैंक R2 है ना, अगर इसका रैंक R2 है, तो जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे तो हमको R2 नॉन ज़ीरो कॉलम मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब है कि H के पास में क्या है R2 नॉन ज़ीरो कॉलम है और जो भी ज़ीरो कॉलम है उसको अलग से इस O कॉलम के साथ O मैट्रिक्स के साथ में लिख दिया गया है, ठीक है? अब देखो, मैंने ऐसा क्यों लिया? तो देखो एक्चुअली हमको जो प्रूफ करना है वो A इंटू B का रैंक प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा ना। A इंटू B का करना है तो यानी अभी मेरे को B के प्री मल्टीप्लिकेशन में हमको लेना पड़ेगा A को। जबकि हम ऊपर में क्या किए थे, ऊपर में हम B को पोस्ट मल्टीप्लाई किए थे, तब मेरा AB बना था, ठीक है? A के पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से AB बना, लेकिन B के प्री मल्टीप्लिकेशन से AB बनेगा। और अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन में A को लेके आएँगे, तो फिर क्या होगा? हमेशा रो का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कॉलम के साथ में होता है ना, ठीक है? जब ये मल्टीप्लाई करते हो, बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको उसी के जैसा ले लेते और फिर प्री मल्टीप्लाई करते, तो A का जो रो है, क्योंकि ये भी आप रो फॉर्म में लोगे, अगर आप ऐसा ले लोगे, ठीक है, मान लेते हैं। अगर आपका मन कर रहा है और आप ऐसा ले लोगे, मान लेते हैं, ठीक है, H0 करके ऐसा, तो अब ये क्या है, ये आपका रोज़ के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो रोज़ होगा। तो भाई रो को रो से मल्टीप्लाई करके क्या आइडिया लगाएँगे या उसके कॉलम को फिर कैसे जज करेंगे, ठीक है? तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों ऐसा किया है, ठीक है? चलो बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ठीक है जी, तो हम लोग चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें, रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको पता है। तो अगर बी का रैंक R2 है तो मैं बी को इक्विवेलेंट टू दिस फॉर्म लिख सकता हूँ, ठीक है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर आप ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, इसका मतलब है कि आप जो है मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स से और अगर उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट को हम लोग क्यू लेंगे, तो हम लोग का बी इंटू क्यू ये क्या आता है? ये आता है इस फॉर्म का, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है? तो चलो अभी उसका बात नहीं करना है, अभी उसका कुछ उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो, यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको ये कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म से ये तैयार हो गया और एक सब मैट्रिक्स है जिसमें क्या है R2 कॉलम है, सारे ही नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे, ठीक है? इसको हम ले लेते हैं 2 अच्छा वो 1 ऊपर में था ना, ये 2 है ना, इसको 3 ले लो, 3 ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय पोस्ट सॉरी प्री ना, माफ़ कीजिएगा, प्री यस, प्री मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स A वी गेट, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A से, देन क्या होगा जी? तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A इंटू बी मोहब्बत से, ठीक है? इधर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू A इंटू H0, H और ये आपका ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है? अब देखिए, अब क्या होगा, अब A का जो रोज़ है, वो मल्टीप्लाई होगा किससे? इसके कॉलम से, ठीक है? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही बात कि H में क्या है? H में R2 कॉलम है, ठीक है? और ये सारे नॉन ज़ीरो हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आपका ये सारा R2 कॉलम बच जाएगा, ठीक है? और या तो हो सकता है कोई एक कॉलम और ज़ीरो हो जाए और इसके श्रेणी में आ जाए, इसके कैटेगरी में आ जाए, ठीक है? तो हो सकता है कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स वाला कॉलम है, पहले तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स वाला कॉलम कहीं बदलेगा नहीं, ये ज़ीरो ही रहेगा। कुछ भी इधर रो है, ठीक है? कोई भी नॉन ज़ीरो रो A का होगा, जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है? उस पे कोई बात नहीं है। तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, लेकिन जो H का R2 नॉन ज़ीरो कॉलम है, ये क्या हो सकता है? ये या तो R2 ही नॉन ज़ीरो कॉलम रहेगा मल्टीप्लाई होने से या तो क्या हो सकता है? घट सकता है। यहाँ पे भी हम वही बात लिखेंगे, ठीक है? क्या? कि अ, हियर हियर व्हेन rows of A is multiplying with R2
columns of H are two columns of H, we get at most are two non-zero columns. Non-zero columns are two at most are two non-zero columns, ठीक है, इन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? तो प्रोडक्ट है ए इंटू ये एच जीरो का मैट्रिक्स। ये जो पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, इस पूरे प्रोडक्ट में हमको क्या है, आर टू मैक्सिमम मिलेगा नॉन जीरो कॉलम, ठीक है। तो चूंकि रैंक क्या होता है, वो नॉन जीरो कॉलम के बराबर होता है इक्विवेलेंट फॉर्म में। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे को रैंक मिलेगा, रैंक ऑफ ए बी, यहाँ पे इस केस में वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आर टू, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि जो रैंक है एक्चुअली ए बी का, वो क्या हो जाएगा, वो आपका लेस देन इक्वल टू आर टू क्या है जी, तो आर टू है आपका रैंक ऑफ बी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मोहब्बत से कि दो और चार को मिला देना, तो आपका वो रिजल्ट प्रूफ हो गया। दो में आपने ये प्रूफ किया था और चार में आपने ये प्रूफ किया, तो हेंस मैं कह सकता हूँ, हेंस, ठीक है, टू एंड फोर, फोर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जी, जो रैंक ऑफ ए बी होगा, रैंक ऑफ ए बी, वो क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू होगा क्या, रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, ठीक है। चाहे आप ए की बात करो चाहे बी की बात करो, दोनों का जो रैंक है उससे ए बी का रैंक छोटा ही होगा। तो बहुत मुश्किल प्रूफ नहीं था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वाइट ऑब्वियस है, जैसा कि आपने पहले से आप पढ़ रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटा चीज़ है, बड़ा चीज़ नहीं है। मैं तो इसको लॉलीपॉप ही बोलता हूँ। थोड़ा-सा अगर आप वन टू वन सारा कनेक्ट करके पढ़ रहे होंगे सारे फॉर्म्स को, तो ये आपको काफ़ी सिंपल लगेगा कि हाँ भाई, जेन्युइन सी बात सर कर रहे हैं। बहुत रॉकेट साइंस वाला बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको प्रूफ कर देना है, कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है, ठीक है? ओके। यहाँ पे भी थोड़ा-सा बढ़ा लेना आप, जैसे आप जब आपने R1 नॉन ज़ीरो रोज़ ऑफ G को मल्टीप्लाई किया कॉलम्स ऑफ बी से, तो हमको क्या मिला, एट मोस्ट आर वन नॉन जीरो रोज, ठीक है। इन प्रोडक्ट लिख देना, इन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट था आपका जी जीरो मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का, तो इसका प्रोडक्ट में आपको आर वन, ठीक है। तो जैसे नीचे लिखे थे वैसे ही ऊपर में बस ऐड कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको याद रखना है, और इसके बेस पे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जिस पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जैसे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, आप इसके बारे में थोड़ा सोचना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल आप पहचान पाओगे। जैसे आपको देखो, यहाँ पे ए का रैंक 2 दिया हुआ है और बी का रैंक 4 दिया हुआ है। सो आपको बोलता है रैंक ऑफ ए बी, ए इंटू बी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, रैंक ऑफ ए बी, ए इंटू बी क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आपको बिल्कुल आप वीडियो पॉज़ करके सोचिए पहले कि कौन-सा होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, और आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 नहीं हो सकता। क्यों? हम लोग अभी पढ़े कि जो रैंक ऑफ ए बी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वो दोनों के रैंक से छोटा होना चाहिए। तो 2 से भी ये छोटा होगा या तो 2 के बराबर होगा, ठीक है? और साथ ही साथ क्या होगा ये, 4 से भी छोटा होगा और 4 के बराबर होगा, ठीक है? तो 2 और 4 दोनों से ये छोटा और बराबर होना चाहिए यहाँ पे। तो नो डाउट यहाँ पे जो छोटा वाला है हम लोग उसी पे बात कर लेंगे, क्योंकि जो 2 से छोटा होगा वो 4 से भी छोटा होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि 2 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो जो रैंक ऑफ यहाँ पे ए बी होगा ना, ए इंटू बी, वो क्या होगा, वो 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि रैंक ऑफ ए बी 2 से भी छोटा होना चाहिए और 4 से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। आइदर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के रैंक से वो छोटा ही होता है। तो 4 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, तो नो डाउट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, इसलिए कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता वो पूछ रहा था, तो वो आपके लिए यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्या है जी, बोलता है कि P इंटू क्यू, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आर ऑर्डर का, बाकी सारा आपका जीरो मैट्रिक्स है। बोलता है रैंक ऑफ पी और क्यू जो है वो 4 और 5 है, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए, तो आर क्या है? आर एक्चुअली जो है यहाँ पे जो आर है वो क्या है? वो रैंक ऑफ पी क्यू को बतलाता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो रैंक ऑफ पी क्यू होता है। तो रैंक ऑफ पी क्यू क्या होगा? ये हमेशा छोटा होगा दोनों मैट्रिक्स के रैंक से। ये 4 से भी छोटा होगा और कहो तो 5 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों में जो छोटा है वो 4 है, तो 4 से छोटा लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, या उसके बराबर।
तो 4 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 5 तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है? 6 कभी नहीं हो सकता, 9 भी कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज़ होगा। ये 4 होगा या तो उससे छोटा होगा, तो r का वैल्यू काफ़ी सिंपल आप देख रहे हो ना कि आपको सिर्फ़ रिज़ल्ट को कोरिलेट करके इस तरह का क्वेश्चन अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स में भी आता रहता है। तो आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन और भी करेंगे, तो जब हम लोग करेंगे तो और भी आपको आइडिया होगा। बट अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो आपके लिए डेफ़िनिटली काफ़ी फ्रूटफुल है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से ये सारी चीज़ें। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 1 टू 1 कवर करेंगे। मैट्रिक्स अच्छा हो जाएगा तो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में तो नहीं छूटने वाला, इसकी गारंटी है, ठीक है? तो शेयर कीजिएगा इसको, अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं आप, आपको समझ में आया हो तो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।